तो सबसे पहले बात ये समझना है हमारे को कि लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे और ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या क्या एंडोथर्मिक होता है या दोनों होते हैं। ठीक है, तो दोनों होते हैं तो कैसे होते हैं ये देखनी पड़ेगी हमें। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास NaCl का अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए जो काफ़ी फेमस है, तो जब भी हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल दिमाग में आता है NaCl, क्योंकि बहुत ही फेमिलियर है। तो अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो ये किसी आयनिक कंपाउंड के लिए होता है ना, आयनिक कंपाउंड जहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो उसके लिए हम लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली एक ऐसा एनर्जी है जो हम किसी सिस्टम को दें ब्रेक करने के लिए और वो सिस्टम ब्रेक हो जाए, या फिर एनर्जी रिलीज भी ये हो सकता है बाय अगर जिस एलिमेंट से मिल करके वो कंपाउंड बना है वो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा सॉलिड, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, लैटिस एनर्जी एंडोथर्मिक भी हो सकता है। हम लोग किसी 1 मोल ऑफ सॉलिड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लैटिस एनर्जी है ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फोर्स क्या हुआ करता था? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता था K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, राइट। Q1 Q2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस कैटायन और एनायन उनके बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, राइट। तो इसी पे डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं जनरली जब कंपाउंड छोटा हो, R की वैल्यू अगर छोटी हो तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। और चार्ज की वैल्यू भी अगर ज़्यादा हो जाए तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। तो हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चार्ज की बात करें, देखो NaCl या फिर MgCl2 आपको पूछा जा सकता है कि इसमें लैटिस एनर्जी बताइए किसकी ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसमें ज़्यादा होगा ये देख लेते हैं। Mg के लिए +2 होता है और ये -1 होता है, यहाँ +1 होता है, ये -1 होता है। इस नंबर पे मत जाना, हमें इस नंबर से मतलब नहीं होता है, हमारे को इंडिविजुअल एटम से मतलब होता है। इंडिविजुअल मैग्नीशियम +2 चार्ज रखता है, इंडिविजुअल जो Cl होगा वो -1 रखेगा। सिमिलरली इंडिविजुअल जो Na होगा वो +1 रखेगा और Cl -1 रखेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ ज़्यादा है, इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा इसके पास MgCl2 के पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चीज़ें हमारे को मालूम होनी चाहिए। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर ले लें Na2O K2O, इनमें पूछा जा सकता है लैटिस एनर्जी बताइए। दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम है, O2- तो सेम है। जब दोनों में एनायन सेम हो तो आप यहाँ पे देखो इसके पास +1 है, इसके पास +1 है, फिर हम साइज की बातें करने लगेंगे। जब दोनों के पास सेम ग्राउंड है, सेम ऑक्सीजन है, तो सेम वाले चीज़ पे तो कंपैरिजन होती नहीं है। कंपैरिजन तो होती है जहाँ पे डिफरेंस वाली बात हो। तो ऑक्सीजन आप यहाँ से हटा दोगे, अब देखो कि साइज बड़ा छोटा कौन है। तो सोडियम पोटासियम है आपके पास, तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं लैटिस किसके पास ज़्यादा है। तो सोडियम की बात करेंगे हम लोग, तो सोडियम छोटा एटम होता है, पोटासियम बड़ा होता है, तो इसके पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूं, जब जब चार्ज और साइज में कंपैरिजन करेंगे ना, जब जब चार्ज और साइज की बातें करेंगे और दोनों जब अलग अलग आंसर दे रहा हो तो चार्ज विल डोमिनेट, राइट। फाइनल रिजल्ट चार्ज के कारण जो होगा हम लोग उसी को मानेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चार्ज और साइज में कंपेयर करेंगे, दोनों को ध्यान में रख के कंपेयर करते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा हो तो चार्ज के कारण जो रिजल्ट बनता है ना वही हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है,
अब रही बात कि ये जो लैटिस एनर्जी है किस तरीके से लिया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मेजरमेंट कैसे इसका होता है। तो मेजरमेंट और कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो ये क्या फ़र्क है दोनों में, कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है, मेजरमेंट से कैसे ये अलग है। मेजरमेंट का मतलब होता है कोई हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हो, हमने एक्सपेरिमेंट किया हो, वहाँ से रीडिंग ली हो और वहाँ से जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं मेजरमेंट। और कैलकुलेशन की बात जहाँ तक है, ये हमने किसी फार्मूला को लिया हो, वहाँ पे वैल्यूज डाली हो और हमने कुछ वैल्यूज निकाल ली हो, राइट। किसी फार्मूले का या इक्वेशन की हेल्प से जो हम लोग काम करते हैं डाटा को डाल के, उसको बोलते हैं कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी को मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है, कैलकुलेशन ईजी है। कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो सबसे पहले मैंने बात करी आपके सामने NaCl की बात करी है, किसकी बात करी है, NaCl। तो यहाँ ये जो NaCl है ये कैसे बनता है, क्या Na लिया Cl लिया बन गया, नहीं, ये ऐसे नहीं बनता। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, सोडियम जो सॉलिड होता है वो, इसको पहले हम लोग गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम गैस बनाते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको गैस बनाया, अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा H सब्लिमेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप लैटिस एनर्जी की बातें करोगे तो कैलकुलेशन की बातें करेंगे तो हमारे को एक कॉन्सेप्ट है बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या है, बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। हैबर एक वर्ड पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, शायद आपके ध्यान में होगा। ये जो हैबर था वो हम लोगों ने अमोनिया भी बनाया था, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं अमोनिया बनाने का। हालांकि अमोनिया बनाने के लिए मिस्टर हैबर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बॉर्न और हैबर ने मिल करके एक कैलकुलेशन का रास्ता निकाला कि भाई हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब निकाला जा सकता है। तो ये जो बॉर्न हैबर साइकिल है ये हेसेस लॉ पे बेस्ड है। क्या है, हेसेस लॉ, ठीक है। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे बेस्ड है ये। क्या होता है ये हेस लॉ, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको बनाना हो कोई कंपाउंड ए से लेके ई, ए रिएक्टेंट है और ई आपका प्रोडक्ट है, तो कुछ यहाँ पर इंथैल्पी चेंज तो हुआ होगा, कुछ तो हीट चेंज हुआ होगा। वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ हीट चेंज तो हुआ जरूर होगा। तो ये एक स्टेप में प्रोसेस के लिए है, तो ए से ई लिख लिया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजरा हो। अगर इसके अंदर जाएं तो दिस इज स्टेप 1, इसके लिए डेल्टा H लगा हो, ए से बी बना हो पहले, और फिर बी से सी बना हो, इसके लिए डेल्टा H2 लगा हो, ठीक है। सी से डी बना हो और डी बनने के लिए डेल्टा H3 लगा हो, फिर डी से ई बना हो और इसके लिए डेल्टा H4 लगा हो, ठीक है। तो हेस लॉ ने बोला था कि वन स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए या मल्टीपल स्टेप में बने, हीट चेंज विल बी द सेम। यानी कि वी कैन राइट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। मल्टीपल स्टेप्स वाला हीट चेंज इज इक्वल टू सिंगल स्टेप वाला हीट चेंज, ठीक है। ए से ही सिंगल स्टेप में बन रहा है, ए से ही मल्टीपल स्टेप में भी बन रहा है। सो दिस वे वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। तो हम लोग इसी का फायदा उठाने वाले हैं, हम लोग इसी का फायदा उठाने वाले हैं और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर लैटिस एनर्जी को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। लैटिस एनर्जी अगर समझ लेते हैं कि लैटिस एनर्जी किसको डिफाइन करते हैं तो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी में क्या होता है, बेसिकली Na प्लस गैस Cl माइनस गैस, ये आपको क्या मिलता है, NaCl सॉलिड मिलता है, और
एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये 1 मोल बन रहा है। 1 मोल ऑफ NaCl को फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगा, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, सॉलिड प्रोडक्ट इज फ्रॉम इज कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स। ध्यान से सुनना है बच्चों, 1 मोल ऑफ सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इज कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स, राइट, एंड एनर्जी इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या फिर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास NaCl है और हमने इसको एनर्जी दिया, हम लोगों ने इसे कुछ एनर्जी दिया और ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें? Na प्लस गैस Cl माइनस आयन गैस। यहाँ भी जो हीट इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको तोड़ने के लिए 1 मोल ऑफ NaCl को ब्रेक करने के लिए इनटू इस कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायंस एंड एनायंस, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो आप एक्सोथर्मिक के तरीके से भी लैटिस को देख सकते हो, एंडोथर्मिक के तरीके से भी आप लैटिस एनर्जी को देख सकते हो। ठीक है ना, ये तरीका है लैटिस एनर्जी को समझने का। बहुत तो बच्चे पूछते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी में क्या डिफरेंस है फिर। तो आप लैटिस में देखोगे कि ये जो आयंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, ये एक ही फेज में रहेंगे, सिमिलर फेज में रहेंगे, गैस गैस फेज में। जब हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा वो अलग अलग फेज में हो सकते हैं, कोई सॉलिड होगा, कोई गैस होगा, वो मिलकर के कुछ कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो बॉर्न-हैबर साइकिल से हम लोग पता करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, तो एक एक करके प्रोसेस को मैं लिखते जाता हूँ, आप लोग नोट करते जाओ। फिलहाल आप इसको नोट करो। सेकंड प्रोसेस और मेन प्रोसेस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक के बाद। तो हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये आप लोग ने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश वे में कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सोडियम सॉलिड है, इसको पहले आप गैस निकालो, गैस बनाओगे। क्यों? सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो आप क्या करोगे, सॉलिड फेज को पहले गैस में कन्वर्ट करोगे, राइट। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल चेंज कह सकते हो, फिजिकल रिएक्शन कह सकते हो। तो यहाँ के लिए सॉलिड से जो गैस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड से जो गैस बनता है उसको क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो यहाँ पे तो हीट दी गई होगी सॉलिड को, तभी तो गैस बन रहा है। हीट एब्जॉर्ब है, हीट रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड हीट को तो हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। जहाँ पर हीट रिक्वायर्ड हो, हीट नीडेड हो, उसको हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं। अभी क्या करेंगे, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, गैस फेज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा, Na प्लस गैस, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, सोडियम गैस को, सोडियम जो गैसियस एटम है उसको हम लोगों ने एनर्जी दिया है। सो जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। चलो स्टेप 3 में बढ़ते हैं आगे। इसका तो काम हो गया, अब हम लोग बात करेंगे क्लोरीन की। लेकिन मेन रिएक्शन क्या था हमारे पास, मेन रिएक्शन क्या था, सबसे पहले Na प्लस Cl2, तो ये बन गया NaCl। ठीक है, लेकिन हमारे को तो 1 मोल ही फॉर्म करना होता है, 2 मोल तो फॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं इसको बैलेंस करने को बोलूँ तो आप यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, ठीक है ना, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, बैलेंस हो गया। लेकिन माइंड इट, हमारे को 1 मोल ही चाहिए, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, हाफ, वो बन गया हमारा NaCl। ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया, इसके लिए डेल्टा एच कुछ होगा, इसके लिए डेल्टा एच, इसको यहीं छोड़ दो आप और इंडिविजुअल रिएक्शन में आ जाओ। क्लोरीन देखो ऑलरेडी गैस होता है,
क्लोरीन ऑलरेडी गैस होता है, लेकिन हमारे को सिंगल एटम चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल एटम चाहिए। क्यों क्यों चाहिए सिंगल एटम? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, तो Na+ गैसियस, Cl- आयन गैसियस, तभी तो बनता है NaCl। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ लगाएंगे। एक ही Cl एटम मुझे चाहिए, दो नहीं चाहिए। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, इसको हम लोगों ने तोड़ करके गैस बना दिया। ठीक है ना, हम लोगों ने तो इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE। ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने यहाँ पे हीट दिया है, इट वाज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। चलो 4th पॉइंट में चलते हैं। अब ये जो Cl गैस है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl- आयन गैसियस बनेगा। यही तो है, ठीक है ना, यही तो बनेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये होता है एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी बाहर निकलता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो एनर्जी रिलीज होता है, तो इस एनर्जी को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग करेंगे इस सारे रिएक्शंस को ऐड करेंगे और ये रिएक्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐड कर लें, 1 2 3 4 5 भी तो है, 5 भी है। 5 में क्या है, Na+ Cl-, तभी तो ये बनेगा NaCl। ठीक है ना, Na+ Cl-, तभी तो बनेगा 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड। ये क्या था, गैसियस, ये भी है गैसियस। यही तो है हमारे पास लैटिस एनर्जी का मेन इक्वेशन, ये वाला है, हमें इसके लिए चाहिए। ठीक है ना, बढ़िया। तो यहाँ पर ये फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये लैटिस एनर्जी हमें मिलेगा, कुछ एनर्जी मिलेगा, तो आप इसका नाम दे दो ΔH। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ΔH, ΔH1 नाम दे दो। ठीक है, ΔH1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग इस सारे रिएक्शंस को ऐड करेंगे। ठीक है ना, ऐड करते हैं सबको, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी कट, ठीक है ना, और क्या कट, Cl गैस कट, एक इलेक्ट्रॉन कट। ठीक है, ऐड ही तो करना है। तो अब आप ऐड कर दो Na और हाफ Cl2, तो आपको बन जाएगा NaCl। ठीक है, Cl देखो, सिंगल Cl भी कट हो जाएगा, सॉरी ये नहीं कट होगा, ये रहेगा हमारे, ये रहेगा। हमें चाहिए, हमें लाना क्या है, Na+ हाफ Cl2। Na हमारे को बच गया, हाफ Cl2 बच गया, Na ये बच गया हमारे पास। ठीक है ना, ये बच गया हमारे पास। ठीक है ना, ये दोनों कट गए। Cl- हमारे को चाहिए था, Cl- तो है, ऐड करके देखते हैं, Na सॉलिड बच गया है, Na गैस बच गया है, जो बच गए हैं उसको बचे हुए रहने देंगे। ऐड करोगे तो NaCl बच जाएगा हमारा, और 1 2 3 4 5 ऐड करो। Na सॉलिड है, Na+ हाफ Cl2, Cl- आयन कट हो जाएगा, Na+ कट हो जाएगा। हमें सिर्फ ऐड करनी है ना, 1 से 5 तक ऐड ही तो करनी है। तो Na बच गया, यहाँ हाफ Cl2 बच गया, इधर NaCl बच गया, ये बच गया। अब जब हमने रिएक्शंस को ऐड किया है, इस रिएक्शंस को लाने के लिए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को भी तो ऐड करेंगे ना हम लोग। तो कैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, सारे एनर्जीज को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ΔH सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, प्लस, हाँ यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ आपने सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन भी यहाँ हाफ हो जाएगा। अगर हम लोग 1 मोल के लिए करते हैं तो सिंपल BDE लिखते, लेकिन हाफ मोल के लिए कर रहे हैं तो हाफ BDE लिखना पड़ेगा आपको, हाफ
BDE, ठीक है ना, हाफ BDE हम लोगों ने लिखा है। और EGE भी है नेगेटिव, तो माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस डेल्टा H, माइनस डेल्टा H1, ठीक है ना। और यहाँ पर एक स्टेप के लिए लिख रहे थे, तो कुछ एनर्जी था डेल्टा H, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का जो डेल्टा H1 है, डेल्टा H1 ही तो हमारे पास लैटिस एनर्जी है, तो डेल्टा H1 हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें नोन है, बाकी सारी चीजें नोन है, ठीक है ना बच्चों। तो सब वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और डेल्टा H1 निकाल लेंगे, क्योंकि अकेले डेल्टा H1 निकालना यानी कि लैटिस एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हम लोग इस रिएक्शंस के स्टेप्स की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन एनर्जी निकालना आसान है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना आसान है, बॉन्ड डिसोसिएशन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना आसान है। ये मुश्किल था, लेकिन इसका फॉर्मेशन रिएक्शन का हमारे पास डेल्टा S था, तो हम लोगों ने बॉर्न हेबर साइकिल यानी कि कांस्टेंट हीट समेशन वाले लॉ को फॉलो कर लिया और हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया, लैटिस एनर्जी। तो बच्चों, तो ये आज के ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। आगे लेक्चर में बने रहना, आपको मिलेंगे और भी अधिक जानकारियाँ बॉन्डिंग के बारे में, पूरी केमिस्ट्री के बारे में। बाय बच्चों, टेक केयर।